वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। देखिए चैप्टर नंबर 3 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। अब आज क्या है कि चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे अपना थियोडोलाइट एंड टेकोमेट्री सर्वे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जो आप लोग का लीनियर मेजरमेंट था वो आप चेन से या टेप से कर चुके थे। आप लोग एंगुलर मेजरमेंट को कंपास सर्वे से कर चुके थे। जब ये सारी चीज़ें आप लोग कर चुके थे तो अब हमको ज़रूरत थी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो ये दोनों काम कर दे, यानी कि लीनियर मेजरमेंट भी कर ले और कंपास जो आप लोग का एंगुलर मेजरमेंट करता था उसको भी कर ले। तो उसके लिए हमने एक देखो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो उसी तरीके से हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया जो था आप लोग का थियोडोलाइट। अब ये जो थियोडोलाइट होगा आप लोग का, ये यूज़ करा जाता है आप लोग का चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट हो, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट हो, या फिर मेजर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, या फिर मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस हो। इन सभी को मेजर करने के लिए आप लोग का किसका यूज़ किया जाता है, थियोडोलाइट का यूज़ किया जाता है। तो जो भी एसएससी जेईई में आप लोग के क्वेश्चन बने हैं 2004 से लेकर के 19 तक के, जो इस चैप्टर से कवर हुए हैं, वो सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हो तो फिर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो एक वीडियो को लाइक कर दो और साथ में अपने एक दोस्त को ज़रूर वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, फॉर टेकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली आर। हमको बताना है, देखो जो टेकोमीटर होता है वो हमारा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं उससे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में हमें दो तरीके के कांस्टेंट वहाँ पे यूज़ करने होते हैं। उनमें से एक कांस्टेंट होता है हमारा एडिटिव कांस्टेंट और दूसरा होता है हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो वो जो फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, जो कि हमारे पास एफ एस प्लस सी होता है, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने पूछा है कि जो आप लोग दो कांस्टेंट यूज़ करते हो, एक एडिटिव कांस्टेंट होता है, एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है टेकोमीटर में, तो उसकी वैल्यू हमें बताइए कितनी होंगी। तो इसका सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। देखिए सही आंसर जो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए मैं आप लोग को बाकी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, सारी चीज़ें जिस क्वेश्चन में जितनी ज़रूरत होगी। इन टेकोमीटर फॉर एनालिटिक लेंस एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर 0 एंड 100। यानी कि आप लोग को याद रखना है, जो एडिटिव कांस्टेंट होता है आप लोग का, वो आप लोग का कितना होता है। अगर बात करेंगे मल्टीप्लाइंग, देखो मल्टीप्लाइंग को एडिटिव कांस्टेंट तो आप लोग का 0 होता है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आप लोग का कितना होता है, 100 होता है। ये आप लोग को याद रखना है। अब देखो इसको याद भी ऐसे भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपने मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को 0 बना दिया, तो अगर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को आप 0 बना दो, तो 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो वो सारी क्वांटिटी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए 0 हमारा कभी भी क्या मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि जो जो आप लोग का 0 होगा वो आप लोग का कैसा कांस्टेंट होगा, एडिटिव कांस्टेंट होगा, और जो आप लोग का 100 होगा वो कैसा होगा, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द स्केल प्लेट फॉर थियोडोलाइट। आप लोग को बताना है जो स्केल प्लेट होती है थियोडोलाइट की कौन सी प्लेट होती है। देखिए जो थियोडोलाइट होता है आप लोग का, अगर उसमें बात करेंगे तो अपर प्लेट भी उसमें होती है, लोअर प्लेट भी उसमें होती है, ठीक है, दोनों प्लेटें उसमें लगी हुई होती हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है उसने कि हमें ये बता दीजिए कि जो आपकी स्केल प्लेट होगी वो कौन सी होगी। अब देखिए स्केल प्लेट आप लोग की वही होगी जो ग्रेजुएटेड होगी, जो क्या होगी, ग्रेजुएटेड होगी, वही आप लोग की क्या होगी, स्केल प्लेट होगी, क्योंकि उसी पर आप लोग की रीडिंग मेंशन होती है। तो जो लोअर प्लेट आप लोग की होती है वो ग्रेजुएटेड प्लेट होती है, सही है कि नहीं। और जो ग्रेजुएटेड प्लेट होती है वही आप लोग की क्या होती है, स्केल प्लेट होती है। ये आप लोग को ध्यान रखना। और अब क्वेश्चन ये बनेगा, सर आप ये पूछोगे सर अपर प्लेट का क्या काम होता है फिर। तो देखो थियोडोलाइट में जो अपर प्लेट लगी हुई होती है ना हमारी, इसका काम होता है एज ए वर्नियर प्लेट होती है। कैसी होती है, जो आप लोग की वर्नियर प्लेट होती है वो आप लोग की कौन सी होती है, अपर प्लेट होती है, जो क्या करती, जो मिनिमम रीडिंग होती है मेन स्केल के साथ उसको काउंट करने का हम यूज करते हैं, उसको काउंट करने में, सही है। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। अब देखिए एक चीज़ और, एक फैक्ट और मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो हमारी लोअर प्लेट होती है, ये आप लोग को याद रखना, लोअर प्लेट का जो रिवॉल्यूशन होता है वो आप लोग का 0 से लेकर के 360 के बीच हो सकता है। ये भी आप लोग को पॉइंट रखना। यानी कि अगर आप 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो वापस उसको घूम करके आ सकते हो, यानी कि पूरा 360 कंप्लीट एंगल आप क्या कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो। किसको, जो आप लोग की प्लेट होती है कौन सी, लोअर, सही है। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। यानी कि जो क्वेश्चन बन सकता है उस फैक्ट से, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आप लोग की लोअर प्लेट होती है सर, वो आप लोग की 0 से 360 के बीच आप लोग की क्या कर जाती है, रिवॉल्व कर जाती है। साथ में आप देख सकते हो कि जो अपर प्लेट होती है आप लोग की, उसको वर्नियर प्लेट की तरह भी हम उसको काउंट करते हैं। ये मैंने आप लोग को फैक्ट बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो कि हमारा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी हम बात कर लेते हैं। द बल्ब
tube parallel to the telescope of theodolite should be more sensitive since it controls। यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो आप लोग की बबल ट्यूब है वो पैरेलल है, ठीक है। बबल ट्यूब इज पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट, यानी कि जो बबल ट्यूब है वो एकदम पैरेलल है किसके, टेलीस्कोप के। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है थियोडोलाइट के पैरेलल है तो शुड बी मोर सेंसिटिव होगी। और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। देखिए ये जो कंट्रोल करता है आप लोग का वो किसको कंट्रोल करता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। यानी कि होता क्या, क्वेश्चन में आप लोगों को साफ साफ बोल रखा है कि अगर आप लोग की जो बबल ट्यूब है, ठीक है, वो एकदम पैरेलल है किसके, टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट के, तो वो मोर सेंसिटिव हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करा जाता है आप लोग का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। सही, यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस और जो बबल ट्यूब है उनका दोनों में आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर एक थोड़ी सी भी डिफ्लेक्ट होगी तो अगली वैसे ही ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्योंकि आप क्वेश्चन ये पूछ लो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती क्या है, तो देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कुछ भी नहीं होती, ये ट्रूली हॉरिजॉन्टल होती है, जो कि आप लोग की जो बबल सेंटर होता है उसके बिल्कुल क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी कि अगर आप बबल की बात करो, ये आप लोग का बबल है, तो बबल के और थियोडोलाइट की जो एक्सिस होगी, यानी प्योर एकदम हॉरिजॉन्टल जो होगी आप लोग की एक्सिस, वो आप लोग की कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, सेम। सही है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का, अगर दोनों ही क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर एक डिफ्लेक्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप लोग का क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी। इससे रिलेटेड मैं आप लोग को और पॉइंट बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप लोग का कंट्रोल करता है। यानी कि सिंपल है, जो बबल ट्यूब है आप लोग का वो किसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप लोग का कंट्रोल करता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ट्रूली हॉरिजॉन्टल व्हेन द बबल इज एट सेंटर। अगर आप लोग का बबल पूरे तरीके से सेंटर में है, सेंटर में आप लोगों ने उसको बैलेंस कर दिया, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो ट्रूली क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। क्योंकि आप लोग का बबल का जो काम होता है वो काम ही क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैनेज करना होता है। जो आप लोग की हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको आप लोग का मैनेज करने का काम होता है। अगर बबल सेंटर में है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑटोमेटिक आप लोग की किस में हो जाती है, हॉरिजॉन्टल में हो जाती है। और जो लाइन ऑफ साइट होती है आप लोग की वो भी क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जिस लाइन ऑफ साइट वही होती है जिसके अलोंग आप देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ थियोडोलाइट इज 3 मिनट, द एरर इज़। देखो क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि अगर आप क्या करते हो, डिफरेंस लेते हो किस किस में, फेस लेफ्ट और फेस राइट जो आप रीडिंग लेते हो। यानी कि एक बार आपने फेस लेफ्ट से रीडिंग ली, एक बार आप लोगों ने फेस राइट से रीडिंग ली। देखो होता क्या है कि जब आप थियोडोलाइट होता है आप लोग का, तो जो उसमें वर्टिकल प्लेट होती है, अगर उसके आप लेफ्ट में से रीडिंग ले रहे हो तो फेस लेफ्ट बोलते हैं, अगर उसके राइट से रीडिंग ले रहे हो आप तो उसको फेस राइट बोलते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि अगर आपने दोनों तरफ से रीडिंग ली है, फेस लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो हमें ये बता दीजिए कि आपने जो उसमें ऑब्जर्वेशन लिया उसमें डिफरेंस आया है दोनों में, दोनों रीडिंग में वो 3 मिनट का आया, तो कितना एरर है उसमें, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी हम लोगों से वो पूछे फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग में, जब भी हमको वो डिफरेंस दे करके रखे और हमसे एरर पूछे, तो आप लोग को क्या करना होता है, जो भी हमें एंगल दे रखा है उसको हमको 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमको क्या पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से इतना एरर आ रहा है तो हम वन साइड से एरर पता कर लेंगे कितना होगा हमारा। तो जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.5 मिनट आ जाएगा। और जब 1.5 मिनट आ जाएगा तो इसको आप लिख सकते हो 1 मिनट 30 सेकेंड। इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज़ मेंशन की हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एरर देख सकते, डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन। जो भी आपने फेस लेफ्ट और फेस राइट में जो भी ऑब्जर्वेशन लिया है, अगर उसका हाफ कर देंगे तो एक साइड से आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितना एरर था उसमें। सही, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, फॉर अ टैकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो देखिए कभी भी आप लोग का मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट तो 0 हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होगा आप लोग का, 100 होगा। और एडिटिव कांस्टेंट आप लोग का कितना होगा, 0 होगा। तो 0 और 100 जिस ऑप्शन में होगा वो आप लोग का सही हो जाएगा, 0,100। तो ये आप लोग का क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ अ थियोडोलाइट इज। आप लोग को बताना है कि जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो आप लोग का क्या होता है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था थियोडोलाइट है, अगर आप इससे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो तो उसमें दो कांस्टेंट आप लोग के होते हैं, एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, एक एडिटिव कांस्टेंट होता है। लेकिन वो आप लोग के जो होते हैं वो एनालिटिक जो टेलीस्कोप होती है आप लोग की उसके लिए होते हैं। जो एनालिटिक टेलीस्कोप होती है केवल उसके लिए होते हैं 0 और 100 से, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 और 0 आप लोग का एडिटिव कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जनरल हमसे उसने फॉर्मूले में बात करी हुई है कि एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बता दो थियोडोलाइट के लिए कितना होता है। तो मैं आप लोग को दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ जो आप लोग के होते हैं थियोडोलाइट के लिए, एडिटिव और मल्टीप्लाइंग। तो अगर आप बात करोगे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की तो वो होता है आप लोग का f/i। और अगर आप बात करिए कि कौन सा कांस्टेंट आएगा आप लोग का, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इसको कह दो। और जब एडिटिव कांस्टेंट आप लोग का क्या होता है c, तो c की अगर आप बात करोगे तो c की वैल्यू होती है आप लोग की f+d। कितनी होती है? f+d। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये f और d और ये i होते क्या हैं। तो देखिए जो आप लोग की f होती है, अगर हम f की बात करें तो सिंपल है, जो आप उसमें लेंस यूज़ कर रहे हो टेलीस्कोप में उसकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। और अगर आप d की बात करो तो d आप लोग की डिस्टेंस होती है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ जो आप लोग का टैकोमीटर होता है। ठीक है, जो टैकोमीटर होता है आप लोगों को, जो टैकोमीटर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपल समझिए, अगर आप लोगों ने टैकोमीटर बनाया हुआ है तो अगर आपने टैकोमीटर बनाया उसकी जो भी वर्टिकल एक्सिस होगी उस वर्टिकल एक्सिस से लेकर के और जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है आप लोग की उसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। सही। अब आई क्या होता है सर, तो आई होता है आप लोग का स्टेडी इंटरवल। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस तरीके से हम रीडिंग लेते हैं, ये रीडिंग हमको S1 और ये हमको S2 मिलती, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है S1 माइनस के S2 वो हमको क्या देता है, स्टेडी इंटरवल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आई। सही। तो दो कांस्टेंट मैंने आप लोग को बताए, एक आप लोग को बताया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एक आप लोग को बताया एडिटिव कांस्टेंट। सही है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा था मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, तो इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, f/i। अगर पूछता है एडिटिव कांस्टेंट तो सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है कि कौन सा कांस्टेंट आप लोग का क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर वाला जो है आप लोग का मल्टीप्लाइंग है, ये आप लोग का एडिटिव कांस्टेंट है, एफ डी और आई क्या होते हैं ये मैंने आप लोग को बता दिया। और इन्होंने भी यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि जो आप लोग को ये रिमेंबर करने हैं, यानी कि ये फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एन एनालिटिक लेंस इज़ प्रोवाइडेड इन। आप लोग को बताना है जो एनालिटिक लेंस होता है, देखो एनालिटिक लेंस का ही यूज़ करके आप लोग क्या बनाते हो, जो आप लोग की एनालिटिक टेलीस्कोप होती है उसको बनाते हो। सही है। तो एनालिटिक टेलीस्कोप या फिर एनालिटिक लेंस आप किस में यूज़ करते हो, थियोडोलाइट में यूज़ करते हो, टैकोमीटर में यूज़ करते हो, डम्पी लेवल में यूज़ करते हो, प्रिज्मेटिक कंपास में यूज़ करते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टैकोमीटर। हम किस में यूज़ करते हैं, टैकोमीटर में। और टैकोमीटर हमारी वही डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। और ये मैंने आप लोग को बताई दी कितनी कितनी वैल्यू होती हैं, ये तो मैंने आप लोग को कई बार बता दिया। 0 और 100 आप लोग की वैल्यू होती है। 0 आप लोग का मल्टीप्लाइंग और 100 आप लोग का मल्टीप्लाइंग और 0 आप लोग का एडिटिव कॉन्स्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है थियोडोलाइट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करा जाता है मेजरमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, डिस्टेंस ओनली, हॉरिजॉन्टल एंगल्स ओनली या वर्टिकल एंगल्स ओनली। तो सही आंसर आप लोग को बताना है, सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो मैंने आप लोग को बताया था थियोडोलाइट एक ऐसी डिवाइस होती है आप लोग की जो यूज़ करी जाती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। और आप लोग का एक और चीज़ मैं बताने से भूल गया था, ये आप लोग की डिवाइस जो है, जो थियोडोलाइट है, ये आप लोग की रेंजिंग के लिए भी यूज़ करी जाती है। किसके लिए यूज़ करी जाती है, रेंजिंग के। और रेंजिंग क्या होती है मैं आप लोग को पहले कई बार बता चुका हूँ। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप कंप्लीटली अगर विजिबल कर सकते हैं तो आप लोग की रेंजिंग होती है। और अगर उसका आप मेजरमेंट लेते हो तो वो आप लोग का क्या होता है, चेनिंग होती है। सही है कि नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। क्योंकि डिस्टेंस ओनली नहीं, डिस्टेंस ओनली तो नहीं होता है। अगर बात करेंगे किसके, हॉरिजॉन्टल एंगल्स ओनली, तो हॉरिजॉन्टल एंगल्स भी देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मेजर करता है। यहाँ कह रहा है वर्टिकल्स ओनली, नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मेजर करता है वो, तो सही है कि नहीं। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल बिटवीन prolongation of preceding line and forward line of a traverse is called। आप लोग को बताना है कि
उस एंगल को आप क्या बोलोगे जो आप लोग का एंगल बनता है प्रोलोंगेशन लाइन के बीच और प्रीसीडिंग लाइन के बीच, ठीक है। प्रोलोंगेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन एंड फॉरवर्ड लाइन, यानी कि जो आप लोग का एंगल बनता है प्रीसीडिंग लाइन और फॉरवर्ड लाइन के बीच जो एंगल बनता है आप लोग का, अगर आप लाइन को क्या करते हो, प्रोलोंग करते हो, तो उस केस में जो एंगल बनता है आप लोग का उसको हम क्या बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले समझिए प्रोलोंगेशन का मतलब क्या होता है। अगर ये लाइन थी आप लोग की ए से बी, तो आपने इसको बढ़ा करके ए से सी तक ले गए, तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसका प्रोलोंगेशन किया, मतलब आगे उसको बढ़ा दिया। तो जो आप लोग की प्रीसीडिंग लाइन है, यानी कि जो पीछे रह गई आप लोग की, और जो फॉरवर्ड लाइन है जो आप आगे लेके जा रहे हो, उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको आप क्या बोलते हो। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ यार। इसका सही आंसर होगा डिफ्लेक्शन एंगल। क्या होगा आप लोग का, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, डिफ्लेक्शन एंगल। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ये डिफ्लेक्शन एंगल कैसे होता है, तो चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ डिफ्लेक्शन एंगल को लेकर के। सही, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। ये देखिए इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मानिए कि ए और बी, ए से बी तक आप लोग की कोई लाइन थी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको प्रोलोंग किया, लाइन को आगे लेके गए, इस तरीके से अपना इसको आगे बढ़ा दिया। फिर बी पॉइंट से जाने के बाद आपने फिर से एक एंगल लिया, जो आप लोग की लाइन आपने मेजर करी, वो आप लोग की लाइन कौन सी थी, वो आप लोग की लाइन थी फॉरवर्ड लाइन। कौन सी थी, फॉरवर्ड लाइन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने लाइन को प्रोलोंग किया था ना सर, जो लाइन को आपने आगे बढ़ाया था, और जो फॉरवर्ड लाइन थी, तो यही तो आप लोग की प्रोलोंगेशन लाइन या प्रीसीडिंग लाइन हुई। तो ये जो प्रीसीडिंग लाइन और जो फॉरवर्ड लाइन है, इसके बीच जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं इसको डिफ्लेक्शन एंगल। तो सही आंसर क्या हो गया था इसका, डिफ्लेक्शन एंगल। अब देखिए अगर आप क्या करते हो, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ए पे थे, ए से बी पे गए, फिर मान लीजिए यहाँ पे आप सी पे आए, तो जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो वो कैसे ले रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हो। यानी कि जो आपका ट्रैवर्स बनना है वो क्लॉकवाइज ट्रैवर्स बनना है। अगर सर आपका क्लॉकवाइज ट्रैवर्स बनता है तो आप लोग का क्लॉकवाइज में जो एक्सटर्नल एंगल होगा ना, जो बाहर से एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे इंक्लूड एंगल, और जो अंदर से एंगल बनेगा ना इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूड एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूड एंगल। यानी कि ये उल्टे हो जाते हैं, सही है कि नहीं। अगर आप क्या करते हो, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेते हो, जो एंगल बाहर बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूड एंगल, और जो एंगल अंदर बनता है ना दोनों लाइन के बीच, उसको हम बोलते हैं इंक्लूड एंगल। क्या बोलते हैं उसको हम, इंक्लूड एंगल। ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। और भी मैं इससे रिलेटेड पॉइंट आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इंक्लूड एंगल विल बी ऑलवेज मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो आप लोग का इंक्लूड एंगल होता है हमारा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करा जाता है, फ्रॉम प्रीसीडिंग लाइन टू द सक्सीडिंग लाइन। यानी कि जो प्रीसीडिंग लाइन थी और जो सक्सीडिंग लाइन है उन दोनों के बीच क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करोगे आप उसको इंक्लूड एंगल। देखो नाम से ऐसा लग रहा है इंक्लूड एंगल मतलब अंदर वाला होगा, एक्सक्लूड मतलब बाहर वाला होगा, लेकिन नहीं। इसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो तो वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखने वाली होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्लूड एंगल रिमेन अनचेंज बाय लोकल अट्रैक्शन। यानी कि जो लोकल अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमारा इंक्लूड एंगल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। उसके बाद देख लीजिए आप इंक्लूडिंग एंगल, जो आप लोग का इंक्लूडिंग एंगल होता है फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस के बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। यानी कि जो आप लोग का फोर बियरिंग है नेक्स्ट लाइन की और जो बैक बियरिंग है आप लोग की प्रीवियस लाइन की, अगर आप उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हो तो आप लोग को मिल जाता है कौन सा, इंक्लूड एंगल। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। देखो क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए इंक्लूड एंगल आर एक्सटीरियर एंगल कहा था नहीं। देखो अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट ले रहे हो तो बाहर का जो एंगल होगा वही आप लोग का कौन सा होगा, इंक्लूड एंगल होगा। और फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स इंक्लूड एंगल्स आर इंटीरियर। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स ले रहे हो तो जो इंक्लूड एंगल होगा वो इंटीरियर, यानी कि जो अंदर वाला एंगल होगा आप लोग का वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग का इंटीरियर इंक्लूड एंगल हो जाएगा, अंदर वाला। सही है ना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फॉर टैकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पहले ही इन्होंने कौन सा पूछा है हमसे, एडिटिव पूछा है, जो कि हमारा क्या होगा 0 और मल्टीप्लाइंग क्या होगा 100। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इसकी बात कर लेते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। अगर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करना है तो उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बता दो सर। टैकोमीटर से अच्छा और हमको क्या मिल सकता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में टोटल स्टेशन होता है तो फिर उसको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन नहीं, अभी हमसे ऑप्शन के हिसाब से अगर हमको आंसर करना है तो उसके लिए हमारा क्या होगा, थियोडोलाइट बिल्कुल सही आंसर होगा। सही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोल रहा है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड
फॉर अ टैकोमेट्री, केवल और कौन सा पूछा, मल्टीप्लाइंग। तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई आप जीरो से तो नहीं करा सकते, अगर जीरो से आपने मल्टीप्लाई कराया तो होल क्वांटिटी आप लोगों की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमको ऐसा तो करना है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना ले लेंगे, 100। वो भी किसके लिए, फिर से याद दिला रहा हूँ, एनालिटिक टेलीस्कोप के लिए। किसके लिए लेते हैं, एनालिटिक टेलीस्कोप के लिए। आप लोग को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है कि नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसकी हम बात करते हैं। इन अ थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज, आप लोग को बताना है थियोडोलाइट जो आप लोग का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करता है, उसमें जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है आप लोग का, वो क्या होता है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द टर्नोइन एक्सिस, या फिर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि पैरेलल होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लो, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। थियोडोलाइट के केस में जो आप लोग की टर्नोइन एक्सिस होती है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये दोनों भाई एक ही चीज़ें होती हैं। टर्नोइन एक्सिस कह दो, टर्नोइन एक्सिस कह दो, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह दो, दोनों एक ही होती हैं, सही है कि नहीं। अब जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है आप लोग का, क्या होता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है, वो आप लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टर्नोइन एक्सिस के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही कि नहीं। अब इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें देखेंगे कि हमारा कैसे एडजस्टमेंट होता है थियोडोलाइट का, किन किन चीज़ों को हमको याद रखना होता है, ठीक है। कौन सी एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होती है, कौन सी एक्सिस किसके पैरेलल होती है, ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। और लाइन ऑफ कोलिमेशन तो आप लोग को पता है कि वो क्या होती है, राइट एंगल बनाती है किससे, हॉरिजॉन्टल एंगल से, ठीक है। जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होगा मस्ट बी एट राइट एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आप लोग को बताता हूँ। देखिए ये पॉइंट अभी जो मैंने आप लोग को बताया था, लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, सही है कि नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द एक्सिस। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट की बात कर रहे हैं। द एक्सिस प्लेट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। जो आप लोग की एक्सिस ऑफ प्लेट है वो आप लोग की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किससे, वर्टिकल से, ठीक है ना। दोनों के बीच में कितना एंगल बनना चाहिए, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है आप लोग की, वो राइट एंगल पे होनी चाहिए, किससे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ये तो सिंपल है कि अगर आप लोग की हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है और वर्टिकल एक्सिस ये है, तो दोनों क्या होनी चाहिए आप लोग की, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो इसकी मैकेनिज्म आप लोग को आनी चाहिए, तभी ये पॉइंट आप लोग को समझ भी आएंगे, सही है कि नहीं। अब यहाँ पे 3D डायग्राम तो है नहीं जो मैं आप लोग को समझा पाऊँ इसकी एक्सिस को लेकर के यार, तो थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा इसको। आप एक बार कोई वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे कि क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, तो आप लोग को चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए जो पॉइंट मैंने आप लोग को बताया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं, टर्नोइन एक्सिस बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक टर्म है वो तो हमको याद ही होनी चाहिए यार, सही है कि नहीं। द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप मस्ट बी लेवल टू द पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोली। अब देखिए जो टेलीस्कोप की एक्सिस है वो आप लोग की क्या होनी चाहिए, कोलिमेशन के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, सही है नहीं। तो ये चीज़ आप लोग को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये आप लोग को समझ आएगा थोड़ा सा डायग्राम को देख करके। वर्टिकल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टिकल सर्कल क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसकी हम बात करते हैं। हाउ डज द साइज ऑफ थियोडोलाइट स्पेसिफाइड। आप जो साइज है थियोडोलाइट का वो किस बेस पर डिसाइड करते हो कि किस साइज़ का हमारा थियोडोलाइट है, बाय लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, वर्टिकल डायमीटर पे, अपर प्लेट के डाया पे, या फिर लोअर प्लेट के डाया पे। तो देखिए इसका सबसे सिंपल आंसर है आप लोग का, सबसे आसान क्वेश्चन है अब तक के लेक्चर का। जो आप डिसाइड करते हो ना कोई भी जो थियोडोलाइट है आपका, अगर आपको उसका साइज़ डिसाइड करना है तो सर आप लोग को पता कर लेना जो भी आप लोग की लोअर प्लेट है उस लोअर प्लेट का जितना भी डायमीटर आप लोग का होगा वो आप लोग का बताएगा कि आप लोग का साइज़ ऑफ थियोडोलाइट क्या है, सही है। अब साइज़ ऑफ थियोडोलाइट से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज डिफाइंड बाय द साइज ऑफ लोअर प्लेट। सिंपल है, जो साइज़ होगा आप लोग का थियोडोलाइट का वो लोअर प्लेट के बेस पे आप लोग का डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर थियोडोलाइट मीन्स डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्किल ऑफ लोअर प्लेट इज 20 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कह रहा है कि आपका थियोडोलाइट 20 कितने का सर, 20 सेंटीमीटर का है। अगर किसी ने कह दिया आपसे कि आपका थियोडोलाइट 20 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी लोअर प्लेट है या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रेजुएटेड सर्किल भी बोलते हैं, उसका डाया कितना होगा सर, 20 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपने किसी ने कह दिया कि साइज ऑफ थियोडोलाइट कितना 20 सेंटीमीटर है तो 25 है, तो इसका मतलब ग्रेजुएटेड जो आप लोग का सर्किल होने वाला
वाला है, जो नीचे वाला सर्किल आप लोग का होने वाला है उस थियोडोलाइट का, उसका डाया कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। तो ये चीज़ आप लोग को बेसिक में पता होनी चाहिए। और जनरली जो हम बात करें साइज़ का जो होता है थियोडोलाइट का, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप लोग का जो साइज़ होता है थियोडोलाइट का वो 8 से 25 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, लेफ्ट स्विंग इज़ नॉट मच फेवर्ड इन द थियोडोलाइट सर्वे बिकॉज। देखो दो तरीके से हम मेजरमेंट लेते हैं थियोडोलाइट से, एक हमारा लेफ़्ट स्विंग होता है और एक हमारा क्या होता है राइट स्विंग होता है। सही कि नहीं, दो चीज़ें आप लोग को याद रखनी है कि जब हम जो थियोडोलाइट से सर्वे लेते हैं यानी कि मेजरमेंट करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं। एक हमारा क्या होता है लेफ़्ट स्विंग होता है और एक हमारा राइट स्विंग होता है। अगर मान लीजिए कि आप जो टेलीस्कोप है, मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप टेलीस्कोप को क्या है कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, अगर आप टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो इसका मतलब वो होता है राइट स्विंग। क्या होता है वो, राइट स्विंग होता है। और अगर आप टेलीस्कोप को क्या करते हो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप उसको रोटेट करते हो तो वो आप लोग का होता है डियर लेफ्ट स्विंग। सही कि नहीं, ये दो पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं स्विंग से रिलेटेड। आप लोग को समझ आया होगा कि क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट करोगे टेलीस्कोप को तो आप लोग का राइट स्विंग हो गया, और अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आप लोग का लेफ्ट स्विंग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, लेफ्ट स्विंग इज नॉट मच फेवर्ड, यानी कि अगर आप क्या करते हो टेलीस्कोप को एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करते हो तो वो ज़्यादा फेवर्ड नहीं होता है थियोडोलाइट के केस में, बिकॉज इसका सही आंसर आप लोग को बताना है, क्योंकि उस केस में क्या होता है आप लोग का द रीडिंग इंक्रीज इन क्लॉकवाइज। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी रीडिंग होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही कि नहीं, अगर आप क्या करते हो लेफ्ट स्विंग करते हो तो लेफ्ट स्विंग का मतलब क्या हो गया कि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्लॉकवाइज में जो आप लोग की रीडिंग है वो इंक्रीज हो जाएंगी। सही है कि नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन ट्रांजिट थियोडोलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू। देखो जो आप लोग का थियोडोलाइट होता है दो तरीके के होते हैं, एक आप लोग का ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है, एक नॉन ट्रांजिट होता है। देखो होते तो थियोडोलाइट कई तरीके के हैं, ट्रांजिट हो गया, नॉन ट्रांजिट हो गया, वर्नियर हो गया, ऑप्टिकल थियोडोलाइट हो गया, तो इस तरीके से बहुत तरीके के हमारे थियोडोलाइट होते हैं। लेकिन अगर आप लोग का ट्रांजिट थियोडोलाइट की हम बात करें तो अगर आप लोग की जो टेलीस्कोप है ना सर, अगर वो कितनी है 180 डिग्री अगर रोटेट हो जा रही है वर्टिकली, इन वर्टिकल प्लेन, याद रखना वर्टिकल प्लेन में और अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। अगर आप लोग की जो टेलीस्कोप है अगर वो 180 डिग्री, एक सेकेंड, अगर 180 डिग्री आप लोग की रोटेट हो जा रही है किस में, वर्टिकल प्लेन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल प्लेन में होनी चाहिए यानी कि इस तरीके से होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट होनी चाहिए, तो वो आप लोग का कैसा होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है। तो अब इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 90 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, 90 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन, 90 डिग्री 180 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, या 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन, जो कि मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया है। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बात करते हैं विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। देखो भाई आप लोग को दो क्वेश्चन बनते हैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड, मैं आप लोग को ट्रूली बता रहा हूँ एकदम, एडजस्टमेंट से रिलेटेड आप लोग को एक क्वेश्चन बनेगा थियोडोलाइट से, थियोडोलाइट का एडजस्टमेंट से क्वेश्चन बनना ही बनना है एग्जाम में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है आप लोग का प्लेन टेबल, जो आप लोग का प्लेन टेबल होता है उसके एडजस्टमेंट से क्वेश्चन बनता है कि उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उसको तो हम देखेंगे बाद में, पहले हम बात कर लेते हैं थियोडोलाइट की। तो देखो जब भी आप थियोडोलाइट को सेटअप करते हो, यानी कि जब भी आप उसकी सेटिंग करते हो, तो उसमें सेटअप करने में सबसे पहले आप लोग को इस टाइप का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप करते हो सर सेटिंग, क्या करते हो, सेटिंग करते हो जो भी आप लोग के इंस्ट्रूमेंट है। सेटिंग करने के बाद आप करते हो सेंटरिंग, क्या करते हो, सेंटरिंग करते हो। देन आप क्या करते हो, उसकी लेवलिंग करते हो, बबल ट्यूब की हेल्प से लेवलिंग कर लेते हो। और फिर भी जो आप लोग का क्या होता है, जो एलिमिनेशन होता है, ठीक है, उसको आप कर लेते हो, एलिमिनेशन करते हो आप, जो आप लोग का पैरेलैक्स होता है ना, पैरेलैक्स, उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, उसका एलिमिनेशन कर लेते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, इस तरीके से आप कर लेते हो। तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स जो आप लोग करते हो ना, ये आप लोग करते हो फोकसिंग ऑफ आई पीस, जो आप लोग का आई पीस लेंस होता है उसकी आई पीस जो आप लोग का लेंस होता है उसको फोकस करके, और जो ऑब्जेक्ट पीस होता है,
जो ऑब्जेक्ट पीस होता है ना उसको सेट करने से, यानी कि एक तरीके से जो आई पीस लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस होता है ना उनकी सेटिंग होती है पैरेलक्स, और कुछ भी नहीं होता है, सिंपल आप समझिए, ठीक है नहीं। तो सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग और फिर आप लोग का एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स, इनको आप क्या करते हो, सेटअप करते हो। तो आज के यार वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग, इस तरीके से आप इसको करते हो, और ये आप लोग का दोनों चीज़ों को आई पीस और जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है दोनों का आप सेटअप करते हो। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें यार, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं यार कैसी आप लोग को लेक्चर लग रहे हैं और ये सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है। सीरीज़ तो लंबी चलने वाली है, लेकिन हाँ एग्जाम से पहले पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है नहीं। टारगेट तो बड़ा है लेकिन एग्जाम से पहले पहले कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।